जो स्कूल में जाने वाले बच्चे होते हैं आजकल उनके भी सफ़ेद बाल होना शुरू हो गए हैं। एक दो नहीं, लगभग पूरे पूरे सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। छोटी छोटी उम्र में मोटे मोटे चश्मे चढ़ने शुरू हो गए हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल ऐसे मोटे हो गए हैं। अगर अभी से उनका ये हाल है तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो 15-20 साल की उम्र में ही 30-40 के दिखने शुरू हो जाएंगे। जब आदमी थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है और यंग एज जब आती है तब उसको एक टाइम पे आके हल्का सा महसूस होने लगता है कि यार अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। जैसे कि मेरे को याद है, मैं जब स्पोर्ट्स में था, खो खो खेलता था मैं, तो अभी भी मैं जब उन बच्चों को देखता हूँ ना तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं ग्राउंड पे जाके खेल सकूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को ये लगता है कि कल तक तो मैं खेलता था, ठीक है। और ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता होगा जितने भी एक्टर हैं, ठीक है, वो जल्दी से इंडस्ट्री छोड़ना नहीं चाहते कि अगर मैं यार बूढ़ा हो गया तो मैं जल्दी से इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। या फिर जो टीचर्स हो गए या फिर जो भी अन्य कोई भी लगा लीजिए, एक एज ऐसी आती है कि जब वो खुद को शीशे में बूढ़ा देखना शुरू कर देते हैं। कोई अमेरिकन लेडी है और वो अपने बच्चे का, यानी कि उसका बच्चा होगा मतलब 20 से 25 साल के बीच में होगा, उसका ब्लड लेकर के वो दोबारा यंग होने जा रही है। तो इस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। तो ऐसा क्या क्रेज आ गया है लोगों में कि मतलब बुढ़ापा आ गया है और अपने ही बच्चे का मतलब रक्त लेकर के, यानी कि ब्लड लेकर के उसको दोबारा यंग होना है। तो बेसिकली एक च्यवन ऋषि हुए थे हमारे और उन्होंने एक च्यवनप्राश भी बनाया था। तो वो कहते हैं कि उन्होंने वो खा करके अपनी जो बुढ़ापा है वो दोबारा अपनी जवानी में कन्वर्ट कर लिया था। तो इस तरीके की चीज़ें से हम क्या अपने बुढ़ापे को रोक सकते हैं? मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो लिटरली प्रैक्टिकल है और आप कर सकते हो, और उनमें से मैक्सिमम चीज़ें मैं भी फॉलो करती हूँ। और जब लोग ये सुनेंगे नहीं नहीं ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, आप करिए, बहुत दुनिया कर रही है। हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं क्योंकि आपने हमारे पिछले वाले पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इसीलिए हम एक और नया पॉडकास्ट लेके आए हैं अर्ली एजिंग के ऊपर। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि लोग जल्दी बूढ़े क्यों हो रहे हैं या फिर हो सकता है उनको जल्दी बूढ़ा होना ही ना हो। और इन्हीं सब के बीच में आज हमारे साथ हैं एक बार फिर से डॉक्टर नेहा, और आज फिर से उनको इन्हीं सब सवालों से घेरेंगे। डॉक्टर नेहा, आपका फिर से एक बार स्वागत है। थैंक यू, हाउ आर यू? बस मैं भी बढ़िया हूँ, लेकिन आजकल लोग बढ़िया नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं या फिर लोग बूढ़े ही नहीं होना चाहते, मतलब जवान ही दिखना चाह रहे हैं। और जो मार्केट इंडस्ट्री है अर्ली एजिंग की, कॉस्मेटिक्स की, केमिकल प्रोडक्ट की, वो लगभग 47 बिलियन तक पहुंच चुकी है। मतलब इतनी सारी दवाइयाँ बेच रहे हैं लोगों को केवल जवान दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये केमिकल चीज़ें क्या होती है, कॉस्मेटिक, मतलब इतने लोग खरीद भी रहे हैं, मतलब क्या है ये? बहुत बहुत लोग खरीद रहे हैं। बूढ़ा किसको होना है? हु वांट्स टू डाई, हु वांट्स टू लुक ओल्ड? नोबडी। बट इसी सब चक्कर में जो है, देखो हर प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है इट इज बेस्ड ऑन अ रिसर्च और बहुत सारी चीज़ों के बाद। पर बेसिक क्या है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना प्रोडक्ट से, और जो वो प्रोडक्ट कर सकता है काम, वो एट पार होती है। मतलब वो प्रोडक्ट मेरी स्किन में या मेरे किसी भी चीज़ में, चाहे वो वाइटनिंग हो, चाहे वो मेरे को एंटी एजिंग क्रीम्स जैसा कुछ प्रोडक्ट हो या कैसा भी प्रोडक्ट हो, तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, एंड फेयरनेस क्रीम लगा के लोग क्या सोचते हैं कि मैं गोरी हो जाऊंगी, बट ये नहीं होता, कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो एक तरीके से गंदगी होती है फेस पे वो हटता है, तो उससे शायद आपका पोर्स खुल जाते हैं शायद उनके, बस उससे बस आपका एक लोअर स्किन टोन हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली पता क्या होता है, मतलब जब आदमी थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है और यंग एज जब आती है तब उसको एक टाइम पे आके हल्का सा महसूस होने लगता है कि यार अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। जैसे कि मेरे को याद है, मैं जब स्पोर्ट्स में था, खो खो खेलता था मैं, तो अभी भी मैं जब उन बच्चों को देखता हूँ ना तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं ग्राउंड पे जाके खेल सकूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को ये लगता है कि कल तक तो मैं खेलता था, ठीक है। और ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता होगा जितने भी एक्टर हैं, ठीक है, वो जल्दी से इंडस्ट्री छोड़ना नहीं चाहते कि अगर मैं यार बूढ़ा हो गया तो मैं जल्दी से इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। या फिर जो टीचर्स हो गए या फिर जो भी अन्य कोई भी लगा लीजिए, एक एज ऐसी आती है कि जब वो खुद को शीशे में बूढ़ा देखना शुरू कर देते हैं। और तब वो इस एज में जब आ जाते हैं, उसको 30s कह लीजिए या फिर बेसिकली शादी के बाद कह लीजिए, तो ऐसा क्यों होता है कि एकदम से ऐसा लगने लगता है कि यार अब घुटने दर्द करने लगे, अब उतनी चलने की मेरी क्षमता नहीं रही, या अब मेरा वो करने की चीज़ नहीं रही। तो ऐसा कुछ क्या हो जाता है, वो शादी के बाद होता है या फिर 30s के बाद होता है? देखो, हम अपनी जो लाइफ स्पैन है उसको डिवाइड करते हैं, और अडल्टहुड, जवानी हमारी शुरू होती है लगभग, हम मान के चलते हैं 20 साल पे। तो जैसे ही हम 20 हिट कर जाते हैं तो हमें मान के चलते हैं कि 20 to 40 इज अर्ली अडल्टहुड। अच्छा। 40 to 60 इज मिडिल अडल्टहुड, मतलब जवानी के बीच का दौर है। और 60 अबव लेट अडल्टहुड बोल लीजिए या एजिंग बोल लीजिए, कि उम्र एक्चुअली जो है
जो बेसिक हम जिसे बुढ़ापा कहते हैं वो 60 साल के बाद ही होता है, इसलिए हमारा रिटायरमेंट एज भी वही है। कुछ प्रोफेशन में 60 है, किसी में 62 है, किसी में 65 है, ऐसे करके अलग अलग जगह पर अलग अलग है। बट जो वो ट्रांजिशन आता है ना, जवानी से बूढ़े की तरफ जाना, वो ट्रांजिशन आता है 40s में। बायोलॉजिकली अभी हम देखें, अब वो ट्रांजिशन 40s में आएगा या वो 50s में आएगा या वो 30s में आएगा, वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि आपने अपनी शुरू की जिंदगी के 30 साल कैसे बिताए हैं, लाइफस्टाइल के, आपने अपने पहली जिंदगी के 20-25 साल कैसे बिताए हैं, कितना न्यूट्रिशियस खाना खाया, अपने ऊपर कितना ध्यान दिया, आपको कोई हिस्ट्री तो नहीं है इन्फेक्शन की, कोई सर्जरीज की, कोई एक्सीडेंट्स की, कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट तो नहीं आया जिंदगी में। इन सारी चीजों पे निर्भर करता है कि आपको वो ट्रांजिशन कैसे होगा। बट हम ये मान के चलते हैं कि एजिंग का शुरुआती 40s 50s में होता है, और हम बाय 60 बोल देते हैं कि अब आप एक तरीके से लेट अडल्टहुड में एंटर कर गए हैं, जो एजिंग जिसे बोलते हैं। और हम मान के चलते हैं कि जैसे 40s में पहले साइन और सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं, जैसे कि बालों का सफेद होना, वो नॉर्मली 40 साल के बाद दिखाई देता है। फिर द फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग इज कंसिडर्ड एज कम सुनना। और हाँ, जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें कम सुनाई देता है, तो हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ बहुत अच्छी बात है, इस उम्र में कम ही सुनना। मेमोरी लॉस भी होता है क्या इसमें? मेमोरी लॉस लेट में होता है। नहीं, मतलब जैसे किसी का एकदम से नाम याद ना आ रहा हो, एकदम से मतलब पीछे चल रहा होता है नाम, एकदम से याद ना आना, स्किप कर जाते हैं आप, जो बोलना चाहते हैं वो वर्ड याद नहीं आ रहा होता, वो भी महसूस होने लगता है शायद। वो लेट यूजुअली 50-60s के बाद होता है। बहुत सारे लोगों का 60s तक भी मेमोरी पूरी इंटैक्ट होती है, ओरिएंटेशन इंटैक्ट होता है। ये जो भूलना या लड़खड़ाना या बैलेंस का खराब हो जाना, ये यूजुअली 70s के बाद शुरू होता है। अच्छा। उससे पहले आप ठीक ठाक रहते हैं। वही इट एंटायरली डिपेंड्स कि आपका अडल्टहुड कैसा निकला है। मेरे तो अभी 35 एज से भी कम है मेरी उम्र, तो अभी से शुरू हो गया है, और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स को भी एकदम से मतलब दिमाग में वो नाम नहीं याद आ रहा होता, तो होप सो बुढ़ापे तक ना हो ऐसा। तो जैसे कि अभी आपने कहा बालों का जैसे सफेद होना, आजकल तो कॉलेज में जो बच्चे जा रहे होते हैं उनके ही बेचारों के बाल जो है वो उड़ जाते हैं, हेयर फॉल इतना हो जाता है, ऊपर से फिर शादी की भी टेंशन हो जाती है कि शादी कैसे करूँ, और अर्ली एज में ही बूढ़ा दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इतनी अर्ली एज में हेयर फॉल कैसे शुरू हो गया हमारे देश में भी? ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बात की है, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनको ऐसी कंप्लेंट रहती है कि समय से पहले बाल उड़ने लगे हैं, हेयर लॉस होने लगा है, और स्पेशली अगर वो 22, 23, 25 साल से, मतलब 30 से नीचे एज ग्रुप के हैं, तो पता है ये प्रॉब्लम हमें लगता है ना कितनी छोटी सी प्रॉब्लम है, बाल ही तो उड़ रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, शरीर तो ठीक है। बट ये बहुत ज्यादा उनके मेंटल लेवल, उनके कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ एस्टीम से बहुत ज्यादा रिलेट कर जाता है। क्योंकि बाल उड़ने लगते हैं या बाल सफेद भी होने लगते हैं समय से पहले, तो रिजेक्शन मिलता है। शादी के रिश्ते ढूंढने जाते हैं तो रिजेक्शन होता है, उसको खुद ही अपने आप को शीशे में देखकर ठीक नहीं लगता, फिर वो विग्स वगैरह ढूंढते हैं, तो ये सारी साइकिल शुरू हो जाती है। बट अगर हम प्रॉब्लम की बात करें ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर मैं बात करूं तो 5 बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो देखो जेनेटिक्स है। अगर किसी के माता पिता की कम उम्र में बाल उड़ने लगे हैं, और स्पेसिफिकली फादर, क्योंकि ये ज्यादा पैटर्नल वो होता है, पैटर्नल यानी पिताजी के जीन्स की वजह से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो अगर पैटर्नल रीजन है, आपके पापा जी भी समय से पहले उनके बाल उड़ने लगे थे, तो बहुत चांसेस है कि आपके भी उड़ सकते हैं। दूसरा क्या है, हमारा जो आजकल सो कॉल्ड पार्टिंग कल्चर है। अच्छा। जो हम बहुत ज्यादा पार्टीज अटेंड करते हैं, और बहुत अल्कोहल लेना, स्मोक लेना, और बहुत बहुत लेट नाइट तक जगना, ये सारे रीजंस हैं। तीसरा हमारा डाइट है, ये तो बहुत ही बड़ा रीजन है। अभी आपको पता है, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, उस रिसर्च में मुझे ये पता चला कि अबाउट 40 to 60% जितने भी लोग स्विगी, जोमेटो, इन सब पे ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं ना, वो यूजुअली 25 से नीचे एज ग्रुप के होते हैं। अच्छा। या तो ये लोग अधिकतर क्या होता है ना, इंसान अपने करियर को बनाने के लिए अपने घर को छोड़कर आगे निकलता है, हॉस्टल में रहता है, पीजी में रहता है, तो वहां पे उसको उतना न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता। और कभी कभी ये होता है कि हॉस्टल की दाल पानी जैसी, तो उस चीज स्वाद को पाने के लिए इंसान जोमेटो और स्विगी ये सब चीजों की हेल्प लेता है। बट कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपके शरीर को बहुत नुकसान देती है। तो जो आप न्यूट्रिशन आपके खाने में कम हो गया है, वो बहुत बड़ा रीजन है आपके बालों के लॉस होने का। अच्छा। ठीक है। अगर हम उसके अलावा बात करें, तो अगर आपको कम उम्र में कोई बीमारी लग गई है जिसमें आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, या तो आप मान लो अनीमिया की कंडीशन है, या आपका एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस हो गया, या बार बार आपको फीवर हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर है, इन सब रीजंस की वजह से भी हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस, जो कभी नंबर 1 पे भी आ जाता है कि स्ट्रेस ही इतना है कि स्ट्रेस इतना मेजर फैक्टर बन गया है कि उसकी वजह से आपको 20s में हेयर लॉस होने लगा है। तो और अब ऑफिस एनवायरनमेंट ऐसा हो गया, पूरी रात बैठ के ऑफिस का काम करना,
और या फिर पूरे दिन ऑफिस का काम करना फिर पूरी रात पार्टी करना, तो ये भी एक रीजन है। ये स्ट्रेस का जो आपने बोला, ये तो प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि बाल उड़ रहे हैं तो स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेस हो रहा है तो बाल उड़ गए, तो दोनों प्रोपोर्शनली हो ये गए। बिल्कुल करेक्ट है। और यही तो ना इंसान सोचता है मेरे बाल उड़ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस के चक्कर में और ज्यादा बाल उड़ रहे हैं। फिर उसमें एक थर्ड पॉइंट भी आ जाता है, फिर वो इधर उधर भागता है, उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स यूज करता है। अच्छा, मार्केट में एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है मिनॉक्सिडिल, लोग यूज करते हैं, उसके कुछ % सॉल्यूशंस होते हैं। मिनॉक्सिडिल इंसान लगाता है तो उससे तुरंत हेयर ग्रोथ होता है, मतलब रिजल्ट बड़ी जल्दी आता है, पर उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। अब और डिपेंडेंसी हो जाती है, एक बार आपने मिनॉक्सिडिल यूज किया तो उस पर आपके डिपेंडेंट हो जाएगा, और आप जैसे ही उसको छोड़ोगे विड्रॉल इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है, यानी कि उसको छोड़ने के बाद दोबारा से हेयर लॉस होने लगता है। फिर और अगर उसको लंबे समय तक लिया तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस यानी स्कैल्प की त्वचा में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस रहते हैं ना, वो हो सकता है। तो वो फिर एक प्रोडक्ट्स के घेरे में घुस जाता है कि अच्छा ये अब ये छोड़ूं तो ये लगाऊं, ये लगाऊं तो ये लगाऊं। वो यही सोचता रहता है कि क्या मैं ऐसा करूं ना कि जिससे मेरी हेयर ग्रोथ होने लगे। और वो स्ट्रेस ये ना समझ पाना कि एक्चुअली स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, मैं स्ट्रेस और डाइट अच्छा लूं तो अदरवाइज ये अपने आप ही बेटर हो जाएगा। ज्यादा इंसान प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करता है। इसमें मेरे को 2 मिथ हैं, आप एक बार उसके बारे में बताना। एक तो जो बालों में जेल वेल लगाते हैं, ठीक है, एक तो वो, और एक मैंने कहीं सुना है कि जिनके बाल उड़ने होते हैं ना, वो 30 या 32 या 35 तक उड़ जाते हैं, उसके बाद नहीं उड़ते, मतलब उसके बाद वो गंजे नहीं होते। तो क्या ऐसा सही है ये दोनों में? अगर हम दूसरे फैक्ट की बात करें तो हेयर लॉस जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि अगर आपके बाल उड़ने शुरू हो गए हैं, जरूरत से ज्यादा आपके बाल हेयर फॉल हो रहा है, तो आपका हेयर डेंसिटी कम होने लगता है, यानी घनापन जो बालों का होता है सर के ऊपर वो कम होने लगता है। बिल्कुल जो गंजे हो जाते हैं, ऐसा है क्या 35 के बाद? मतलब वो ऐसा नहीं होता, उससे पहले ही उड़ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोग्रेसिव होता है। अच्छा, उसके बाद भी हो सकते हैं? हाँ, और जेनेटिकली डिफाइंड होता है। हाँ, जेनेटिकली डिफाइंड होता है ना, कि आपका सिर्फ ये ऊपर से जाएगा, फिर आगे आपका से ये भी जाएगा, या पीछे जाएगा, हेयरलाइन पीछे होगी, रिसीड करेगी, या ऐसे फिर धीरे धीरे करके नीचे की एक लाइन बचती है हेयर मार्जिन की। तो धीरे धीरे इट्स यूजुअली प्रोग्रेसिव, तो धीरे धीरे बढ़ता ही है। जेल वेल जो लगाते हैं, क्या उनसे भी? एनी केमिकल, चाहे शैम्पू हो, चाहे कंडीशनर हो, चाहे जेल हो, चाहे कुछ भी हो, विल डैमेज योर हेयर, दैट इज वेरी ऑब्वियस, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जेल यूज करते हो तो उससे हेयर लॉस या हेयर डिस्ट्रॉय होगा ही होगा, क्योंकि वो केमिकल प्रोडक्ट है। अगर आप नॉट सो नेचुरल, नॉट सो सेफ शैम्पू और कंडीशनर यूज करोगे तो भी आपके लिए, बालों के लिए नुकसानदायक है। तो अभी जैसे हम कॉलेज टाइम तक पहुंच गए, तो मैं कॉलेज से थोड़ा सा और नीचे की तरफ आता हूँ। जो स्कूल में जाने वाले बच्चे होते हैं, आजकल उनके भी पूरे मतलब सफेद बाल होना शुरू हो गए हैं, एक दो नहीं, लगभग पूरे पूरे सफेद होना शुरू हो गए हैं। छोटी छोटी उम्र में मोटे मोटे चश्मे चढ़ने शुरू हो गए हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल ऐसे मोटे हो गए हैं। अगर अभी से उनका ये हाल है तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो 15-20 साल की उम्र में ही 30-40 के दिखने शुरू हो जाएंगे। तो उन छोटे बच्चों में ऐसा क्या है, मतलब कि ऐसा होना शुरू हो गया है? देखो, जो हमारी बेसिकली स्कूल जो 1st-2nd क्लास की अगर हम बात करें तो 12 से लेकर 17 साल की एज ग्रुप होती है यूजुअली, जो हम कहते हैं टीन में आ गए हैं। और टीनेज ग्रुप में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ये वो भी करती है, सपोर्ट भी करती है कि 12 से लेकर 19 साल की उम्र तक जो आपका टीन ईयर्स है, आप इसमें अपनी बॉडी का कितना ख्याल रखते हो, अपने दिमाग का, मतलब अपने इमोशंस का कितना ख्याल रखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, यानी कि आप अपने बारे में समझने की कोशिश कर रहे हो और फाइनली आप अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करते हो, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो आप पहले क्राइसिस में एंटर करें, कश्मकश में एंटर करें कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। पर जैसे जैसे आप 15-16 साल के होने लगते हो और ज्यादा ज्ञान आपको आने लगता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टडीज जो आपको दी जाती है स्कूल में, जो आपको एजुकेशन दिया जाता है, उन सारी चीजों को समझने के बाद आप 16-17 साल की उम्र तक एक आइडेंटिटी अपनी बना लेते हो कि मैं ये हूँ, मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। तो ये पूरा हमारा बेसिकली इसमें जाता है हमारा टीन्स। अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ग्रोइंग एज में? आपके ग्रोथ हार्मोन्स, या आपकी बढ़ती उम्र है, आपको एक अच्छी डाइट की जरूरत है। डाइट में भी क्या होना चाहिए? आपको फाइबर्स अच्छा मिलना चाहिए, कैल्शियम और विटामिन अच्छा मिलना चाहिए, और आयरन, बी कॉम्प्लेक्स, सारी चीजें मतलब अच्छी न्यूट्रिशियस मिलनी चाहिए। अगर आप इन सब चीजों को स्किप करोगे, ये सब नहीं खाओगे, और बच्चे आजकल चॉकलेट्स, लेज और इन सब पे, पिज्जा, पास्ता पे इतना ज्यादा पसंद है ना उनको कि वो एक्चुअली हेल्दी डाइट्स नहीं लेते हैं। तो इस एज ग्रुप में सबसे इम्पोर्टेंट तो डाइट है, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग इस बात को मिस कर रहे हैं, बट और मुझे बहुत दुख होता है। आप सोचो कि जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, अगर 12 साल का बच्चा है
और किसी भी वजह से उस बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और वो मोटा हो गया, तो 2-3 साल बाद सोचो उसको कितना डाइट रिस्ट्रिक्शन, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है वो वेट लॉस करने के लिए। अगर उसी समय अर्ली इयर्स में ही 12, 13, 14 साल की उम्र में ही हम उस पर ध्यान देते, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा एडमेंट भी होता है ना, जिद्दी भी होता है, तो भी उसको संभाला जा सकता है। तो एक तो आपकी आने वाली जिंदगी के लिए अच्छा होगा कि आप उस समय ओबेसिटी से शिकार ना हो और अच्छा खाना खाएं। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज है कि जो प्रेशर हम पेरेंट्स या स्कूल मान लो जो बच्चे के ऊपर डालते हैं एकेडमिक्स के लिए, है ना, पढ़ो 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 पढ़ो, और सारा टाइम स्कूल से घर आए तो रेस्ट किया, खाना खाया नहीं खाया, फिर उठ के ट्यूशन भाग गए, फिर आया, फिर सेल्फ स्टडी करी, फिर कुछ किया, फिर सो गए। आपकी लाइफ में ना फिजिकल एक्टिविटी का टाइम बहुत कम हो गया। फिजिकल एक्टिविटी में टाइम देते हैं तो एकेडमिक्स छूट जाता है, एकेडमिक्स देते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी छूट जाता है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो जितना अच्छा ये बैलेंस होगा कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, किताबों में घुसना बहुत जरूरी है, बट साथ ही साथ शरीर को हिलाना डुलाना भगाना ये भी बहुत जरूरी है। और तीसरी वही है कि मेंटल स्ट्रेस आजकल, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले एक्चुअली ना जॉइंट फैमिली रहते थे तो बच्चे को माँ बाप के बीच में कितना स्ट्रेस है इसका ज्यादा अंदाजा नहीं होता था। बड़ा लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो गई है और हर इंसान इतना बिजी है, और स्पेशली अगर अर्बन एरियाज की हम बात करें तो मदर फादर दोनों वर्किंग है, तो ऐसे में अगर उनके बीच में कोई स्ट्रेस है या वो दोनों अपनी ऑफिस में ऑक्यूपाइड है, तो बच्चे को अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर करने का मौका ही नहीं मिलता, तो वो स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाता। और स्ट्रेस ना मैनेज करने की वजह से बच्चा क्या करता है, कंफर्ट के लिए खाने की तरफ दौड़ता है, जिसे बिंज ईटिंग बोलते हैं। और यानी कि उसको मजा आता है अपने अपने इमोशंस को सेटल करने के लिए हाई शुगर चीजें लेता है, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, और ये टीवीज में भी आजकल मूवीज में बड़ा दिखाया जाता है। तो बच्चा रिजॉर्ट करता है, तो खाना उसका कंफर्ट बन जाता है, वो कंफर्ट जो उसको अपने माता पिता से मिलना चाहिए था। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। अब देखो ना कि इसमें पेरेंटिंग भी काफी मेजर रोल इसमें आती है, और पेरेंटिंग भी काफी तरह की होती है। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो खा रहा होता है, उनको पता है कि हमारा जैसे बच्चा है मोटा हो रहा है, तो कईयों को जाता है कि अब खाने को थोड़ी ना रोक सकते हैं, कईयों की मतलब ओवर प्रोटेक्टिव भी होते हैं कि चलो ठीक है अब खाने से कैसे ही मना करते हैं, तो वो वहां मना भी नहीं कर पाते। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी आजकल वैसे छुड़वा दी, जहाँ पे एकेडमिक्स जैसे आप बात करें थोड़ा बहुत टाइम बचता है, वहाँ पे स्क्रीनिंग में ज्यादा टाइम दे देंगे वो, क्योंकि बच्चों को खुद ऐसा माहौल मिला हुआ है। ओवर प्रोटेक्टिव के चक्कर में जहाँ पे भी खिलाने लेने के जाना हो वहाँ पे उनके साथ जाएंगे, हर जगह तो उनके साथ होते हैं। तो इस पेरेंटिंग में आप क्या गाइड करना चाहोगे कि ओवर प्रोटेक्टिव ना हो करके थोड़ा सा उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए उनके ऊपर? देखो, अगर हम बात करें ना तो 4 टाइप के बेसिक पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। एक अथॉरिटेरियन होता है जहाँ पे आप बच्चे को ना गाइड करते हो, मतलब आप उसका वार्मथ, उसको लव पूरा देते हो, येट आपकी जो गाइडलाइंस है या फिर आप मान लो कि घर का जो माहौल है, डिसिप्लिन है, वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। यानी आप प्यार प्यार से बच्चे को उसी माहौल में ढला देते हो जो कि वेल डिसिप्लिन्ड होता है। और यूजुअली जब हम इस टाइप की बात करते हैं ना तो इस टाइप के पेरेंट्स भी, आप पेरेंटिंग कैसी करोगे जैसे आप खुद हो, आप जैसे हो वैसा ही तो सोचोगे ना, और वैसे ही समहाउ वही चीज आप अपने बच्चे को ट्रांसफर करोगे। तो अगर आप खुद बहुत अच्छी जिंदगी जीते हो, आपके सोने उठने का टाइम अच्छा है, बहुत अच्छी, और आपको बड़े छोटे की रिस्पेक्ट समझना आता है, आपको पता है ये बड़ा है, इसको ऐसे रिस्पेक्ट से बात करना है, बच्चे को ऐसे केटर करना है, तो वो पेरेंट्स यूजुअली इस टाइप के वो एनवायरनमेंट देते हैं अपने बच्चे को। और अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूँ तो ऐसा माना जाता है कि इस टाइप की जो पेरेंटिंग होती है ना, आगे चल के सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बच्चे इसी पेरेंटिंग स्टाइल से निकलते हैं। अच्छा। जिन्हें अपने इमोशंस को बैलेंस करना आता है, जिन्हें स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में, स्ट्रिक्ट एज इन डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रहना आता है। ठीक है, देखो दूसरी टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेरियन स्टाइल। अथॉरिटेरियन मतलब आप अथॉरिटी हो, बच्चे को कुछ करने का, कहने का अधिकार नहीं है, आपने बस बता दिया बच्चे को ये करना है और आप चाहते हो कि वो तुरंत वो चीज फॉलो करे, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे के करने का क्या मन है। तो ऐसे बच्चे यूजुअली इमोशनली अंडर नरिश्ड होते हैं, यानी कि उनके इमोशंस को समझा ही नहीं जाता। और जो लोग आप ये मान के चलो, जो हम बोलते हैं नहीं खड़ूस पेरेंट्स हैं, ये वो उस टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल है। मैं ये बोलूंगी कि जिस एनवायरनमेंट में हमारे पिताजी या हमारे पिताजी के पिताजी पले बड़े हैं, ये वो वाला स्टाइल है। आपने सुना होगा कहानियां कि आपके पापा बोलते होंगे कि हमें तो हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं जाता था, अगर हम बात नहीं मानते थे हमें तो डंडे पड़ जाते थे, ये वो करके। ये वो वाली पेरेंटिंग स्टाइल है, और ये आपके इमोशंस के लिए बहुत अच्छा नहीं है, आपको अपने इमोशंस नहीं मैनेज करने आते। ऐसे में एक और टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल होती है जहाँ पेरेंट्स सबमिट कर देते हैं अपने आप को कि बच्चे ने जो कहना है, जो बोलना है, सब उसकी बात मानते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा जिद्दी ज्यादा हो जाता है, टेम्पर ज्यादा थ्रो करता है। और क्योंकि ऐसे पेरेंट्स ना
खुद उनका कोई लाइफ का वो नहीं होता, रूटीन नहीं होता, सोने उठने का टाइम नहीं होता, खाने को लेकर इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, या खुद भी शायद हेल्थ से उतने अच्छे नहीं होते, तो वो वही एनवायरनमेंट अपने बच्चे को देते हैं। तो सब में से पेरेंटिंग में क्या होता है कि बच्चे ने जो कह दिया आपने मान लिया, वो रो रहा है, फोन मांग रहा है तो फोन दे दिया, चिप्स मांग रहा है तो चिप्स दे दिया। तो ये भी हेल्थ के लिए, और यूजुअली जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना, वो इसी टाइप की पेरेंटिंग चल रही है, जहाँ बच्चे की आप सारी बातों की जिद को हाँ कर देते हो। उसने फोन मांगा, फोन दे दिया, चॉकलेट्स मांगी, चॉकलेट्स दे दी। तो इस वजह से बच्चा जब आगे चल के बड़ा होगा ना, तो वो इमोशनली स्ट्रांग बच्चा नहीं होगा वो। और चौथी अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो वो होती है जहाँ पे नेग्लेक्टिव, मतलब जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एक पेरेंट है वो अपना कहीं बिजी है, कहीं और है, एक दूसरा पेरेंट है वो कहीं और है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़कर बाहर दूसरे देश चले गए पैसा कमाने के लिए, जो हो सकता है उस फैमिली की नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, बट उस बच्चे की भी एक पेरेंटल नीड है कि मुझे माता पिता दोनों का परिवार मिले। कभी कभी जैसे डिवोर्स केसेस होते हैं, वहाँ पे एक पेरेंट का प्यार नहीं मिलता। तो नेग्लेक्टेड में क्या होता है ना कि आपको अपने दोनों पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता, और कभी कभी दोनों पेरेंट्स होते भी हैं उसी रिलेशनशिप में, लेकिन वो अपनी अपनी जिंदगी में बिजी होते हैं। तो नेग्लेक्टेड में क्या होता है ना, ऐसे बच्चे जो होते हैं ज्यादातर इमोशनली डेफिशिएंट होते हैं, और वो बहुत रिलेशनशिप्स को लेकर बड़े डेस्परेट होते हैं। तो जो लोग जल्दी उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, ऐसा सीधा कोरिलेशन नहीं है बट मान के चल सकते हैं। तो ये यूजुअली ऐसा होता है। ऐसे केसेस में नेग्लेक्टिव में उनको अपने इमोशंस कहने के लिए कोई मिलता ही नहीं है, तो वो बाहर इधर उधर। और ऐसे बच्चे देखा गया है कि ऐसे बच्चे स्मोक और अल्कोहल पे बहुत जल्दी चले जाते हैं। ये वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे चलकर ये भी अपने आप में उनका लाइफस्टाइल इसी वजह से खराब भी हो जाता है। और आपको बता दूं, मार्केट में हाल ही में एक न्यूज़ आई है, कोई अमेरिकन लेडी है और वो अपने बच्चे का, यानी कि उसका बच्चा होगा मतलब 20 से 25 साल के बीच में होगा, उसका ब्लड लेकर के वो दोबारा यंग होने जा रही है। तो इस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। तो ऐसा क्या क्रेज आ गया है लोगों में कि मतलब बुढ़ापा आ गया है और अपने ही बच्चे का मतलब रक्त लेकर के, यानी कि ब्लड लेकर के उसको दोबारा यंग होना है। फिलहाल तो वो लेडी एक डॉक्टर ढूंढ रही है जो ऐसा उसका ट्रीटमेंट कर दे। आजकल ना ये स्टेम सेल की थ्योरी है, जो कि साइंटिफिकली ट्रू है कि अच्छा। हाँ, क्या होता है स्टेम सेल्स जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो एक नाल से यूट्रस यानी बच्चेदानी से कनेक्टेड होता है, और वो उसके ऊपर चिपकी हुई होती है, डिस्क लाइक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर मान लो, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। तो उस पूरे स्ट्रक्चर में ना कुछ स्टेम सेल्स होते हैं। वो स्टेम सेल्स का मतलब ये है कि उन सेल्स में ये कैपेसिटी होती है कि वो शरीर के किसी भी ऑर्गन के सेल में बन जाए। ठीक है। अच्छा। तो आजकल स्टेम सेल प्रिजर्वेशन भी होने लगा कि जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे माँ किसी भी बैंक को एक तरीके से हायर कर सकती है कि तुम मेरे बच्चे का ये स्टेम सेल, मेरे बच्चे के लिए स्टेम सेल प्रिजर्व करके रख लो, कि कल को कोई ऐसा मेजर डिसऑर्डर होगा तो उसमें वो स्टेम सेल काम आ जाएंगे। तो इसको आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताओगे, मतलब कि किस मतलब अगर कोई ऑर्गन खराब होता है या फिर किस तरीके का डिसऑर्डर में वो काम आता है? देखो अभी उसकी स्टडीज चल रही हैं और जो काफी हद तक इस पे स्टडीज है, और एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो ये सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। अच्छा। आप किसी को हायर कर रहे हो कि ये एक सेल जो है मेरा जिंदगी भर के लिए प्रिजर्व करके रखो, तो ये एक्सपेंसिव होती है। पहली बात ये पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। दूसरा कि क्या होता है, अभी भी बहुत सारी डिजीजेस में ये काम आ रहा है, लेकिन बहुत सारी डिजीजेस में अभी भी ये काम नहीं आ रहा। तो आप मान के चलो कि उस सेल से पूरा हेल्दी लिवर बन जाएगा, अभी हम वहां नहीं पहुंचे, पर बन सकता है। ये रिसर्च वहां तक पहुंच सकती है, तो हो सकता है आने वाले 100-200 सालों में ये हो पाए। तो काफी 70-80 डिजीजेस है जिसमें ये स्टेम सेल्स काम आ रहे हैं आजकल, और धीरे धीरे ये नंबर ऑफ डिजीजेस बढ़ रही है। जैसे जैसे रिसर्च होती जाएगी, सक्सेसफुल केसेस आते जाएंगे, तो ये बेसिक वहां से आया है फंडा। इस फीमेल ने ये वाली थ्योरी सुनी थी, तो उसको लगा कि मैं अपने बच्चे के जो यंग सेल्स होते हैं अगर वो अपनी बॉडी में डाल लूँ तो उसकी हेल्प से मेरी बॉडी के भी सेल्स यंग होने लगेंगे। इस कॉन्सेप्ट को लेके वो दिमाग में चल रही है, और उसको लग रहा है कि मुझे कोई डॉक्टर मिल जाए यूएस में जो मेरे को ये करवा दे, पर अभी तक उसको कोई डॉक्टर मिला नहीं है, और इसके ऊपर ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च है भी नहीं। अभी आपको ना मैं 3 एग्जांपल और देता हूँ। सबसे पहला तो है क्लियोपेट्रा थी, ठीक है, इजिप्ट की एक रानी हुआ करती थी। वो डोंकी के मिल्क से बात करती थी, ठीक है, और काफी सारा उसके ऊपर रिसर्च भी हुआ था। अभी भी काफी सोप में आते हैं शायद एक। और उसके अलावा माइकल जैक्सन सबने सुना है, ठीक है, वो भी मतलब इसी कोशिश में रहे कि मैं 150 ईयर तक मतलब जिंदा रहूं, और उन्होंने अपने घर में ही
एक ऑक्सीजन का चैम्बर बनवा लिया था और वहाँ पे वो ऑक्सीजन प्रॉपर वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, सोते थे। और उसके अलावा जो उनकी टीम मेंबर जो भी होते थे, सबसे पहले उसका खाना वो खाते थे ताकि खाने में मतलब कोई जहर ना हो। लेकिन भगवान ने जो चाहा वो 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर गए। तीसरा, आयुर्वेद में एक वर्ड आता है रसायन, यानी कि जो रोग रूपी जो हमारा बुढ़ापा होता है उसको रोक दे और बिल्कुल निरोग होकर के जो कोई डिजीज ही ना हो शरीर में, ऐसा जीवन हमारा जो 100 साल तक चला दे। तो बेसिकली एक च्यवन ऋषि हुए थे हमारे, और उन्होंने एक च्यवनप्राश भी बनाया था। तो वो कहते हैं कि उन्होंने वो खा करके अपनी जो बुढ़ापा है वो दोबारा अपनी जवानी में कन्वर्ट कर लिया था। तो इन तीनों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये चीजें हो सकती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन में सोना या फिर इस तरीके की सोप से नहाना या फिर जो च्यवनप्राश है जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, तो इस तरीके की चीजें से हम क्या अपने बुढ़ापे को रोक सकते हैं? देखो, एक फैक्ट को हम समझ लेते हैं तो हम इन क्वेश्चंस का आंसर समझ पाएंगे। आप इस दुनिया में आए हैं और आपने, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये तो आखिरी सच है आपकी जिंदगी का, और इससे कोई नहीं। और मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि साइंस कितना भी एडवांस कर जाए पर वो आपकी मृत्यु को टाल दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू डाई। पर आप कब मरते हैं, किस स्थिति में मरते हैं, हेल्थ एक तरीके से नॉर्मल बुढ़ापे से आपका देहांत हो रहा है, या आप किसी बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त होकर मर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इंसान यही चाहता है कि मैं जितनी जिंदगी जीऊँ ठीक ठाक जीऊँ और भगवान मुझे ठीक ठाक उठा ले। ये इंडिया में बेसिक यही होता है ना। अब हम बात करते तो जितनी भी चीजें हम सुनते हैं ना, जैसे क्लियोपेट्रा वाला केस है कि वो डोंकी के मिल्क से नहाती थी, तो यस, इट हैज वेरी गुड इफेक्ट्स ऑन स्किन। आपकी स्किन के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, उसमें विटामिन सी का कंटेंट अच्छा होता है, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी स्किन के रेड सेल्स को निकालती है और आपकी स्किन को हेल्दी और नरिशिंग बनाती है। पर येट अगेन, ऐसा नहीं है करने से आप बूढ़े नहीं होगे, ऐसा नहीं है ये करने से आपको रिंकल्स, फाइन लाइंस नहीं आएंगी, या फिर आपकी अल्टीमेट एजिंग नहीं होगी। एजिंग तो होनी है, किस स्पीड से होनी है वो एब्सोल्युटली आपकी लाइफस्टाइल बताती है। आप पर इसी चीज पे बेस्ड ना अब तो डंकी मिल्क के सोप्स भी आने लगे हैं मार्केट में। बट इट्स आप किस स्पीड से एज करोगे वो बहुत सारी चीजें डिफाइन करती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद थोड़ा 19-20% रिजल्ट लेके आ सकती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपकी डाइट और हाइड्रेशन, यानी कि आप खाना पीना कैसे खाते हैं और पानी कितना पीते हैं, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद ये सब एड ऑन्स है कि ऐसे से नहा लिया तो स्किन थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी, है ना। और दूसरा आपने क्या बोला था कि जो च्यवनप्राश वगैरह आता है उसके लिए, दूसरा आपने वो वाला एग्जांपल दिया था च्यवनप्राश वाला। तो ये च्यवनप्राश में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं नॉर्मल एक तरीके से इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हैं, आपके अंदर के खून को साफ करने के लिए हैं। अच्छा। तो ये भी आपके जो बेसिक हर्ब्स है ना, पुराने जमाने के जो हर्ब्स है उसका डेरिवेटिव है। तो ये भी आपको हेल्दी बनाता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यस, दे आर गुड, दे आर हेल्दी फॉर यू। अब ये है कि आप बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स वो बनाने लगे तो वो उतना अच्छा ऑथेंटिक बनाते नहीं बनाते, बात वो है। बट येस, दीज हर्ब्स एंड दीज थिंग्स वर्क, बट वर्क में वही है कि दे विल, ऐसा नहीं होगा कि ये लेने से आप कभी नहीं मरोगे, वो तो डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ। तीसरा आपने एग्जांपल दिया था माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन ने इतनी सारी अपनी फेस पे सर्जरीज कराई थी, इतनी सारी फेशियल सर्जरीज कराई थी, आई थिंक काफी सारी कराई थी, टू लुक यंग, टू लुक गुड, है ना। ऑक्सीजन चेम्बर भी करा, और वो बहुत सारे वो अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स ट्राई करते थे। बट अल्टीमेटली वो इंसान मरा, हार्ट अटैक से मरा, और वो ड्रग्स लेता था, है ना। ये तो सभी जानते हैं। तो अगर आप अल्कोहल और स्मोक लोगे जो आपकी जिंदगी को बहुत तेजी से डिटोरेट करती है, तो फिर आप कितना भी कुछ भी कर लो यंग करने के लिए, कुछ नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल वो साधु संत वाली जो जिंदगी होती है ना, अगर आप चाहते हो ना कि बहुत अपनी कैपेसिटी जितना लंबा जियो, तो आपको पुराने जमाने के साधु संत वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी, जो आजकल के जमाने के लिए मुश्किल है। अब जैसे पुराने जमाने के जो साधु संत थे, एक तो उनका भोजन बहुत सात्विक था, है ना, पत्ते पे खाना खाते थे, कपड़ा भी ऐसा पहनते थे जो आपकी स्किन को कभी इरिटेट नहीं करेगा। ठीक है, वो वैसे वाला कॉटन, एकदम खादी कॉटन कपड़े पहनते थे। उसके बाद वो लोग रहते भी जंगल में थे, यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट में रहते थे जहाँ पे आपको बहुत फ्रेश एयर मिलेगी, फ्रेश पानी मिलेगा। फिर उनका सॉइल वो था, इंटरेक्शन था।
हम लोग आज के ज़माने में मानते हैं कि मिट्टी मिट्टी खाने से मिट्टी हटा दो, मिट्टी मिट्टी। खैर आजकल की जो मिट्टी है वो माइक्रोब से भरी हुई भी है। बट क्या आप जानते हैं कि जो हम कहते हैं ना विटामिन B12 एक ऐसा सोर्स जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन से मिलता है और इसलिए आपको नॉनवेज खाना चाहिए उस न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। पहले के ज़माने में ना मिट्टी से हम चीज़ें तोड़ के खाते थे तो उसको उतना ओवर वॉश नहीं करते थे, नॉर्मल वॉश करके खा लेते थे। तो सॉइल में भी B12 होता है। जो वेजिटेरियंस होते थे वो अपना B12 जो है सॉइल से पूरा करते थे। एक्सीडेंटली खेलते खेलते सॉइल वाले हाथ मुंह में चले गए, तो वो भी एक रीजन था। अब अगर वही ना कि अगर आपने सॉइल से कभी इंटरेक्ट नहीं किया और एकदम से मैं आपको एनवायरनमेंट में छोड़ दूं कि जाओ मिट्टी के साथ खेलो, तो ऑब्वियसली आप बीमार हो जाओगे। तो ये आपकी पैदाइशी, आपका जन्म कैसा है, उसके बाद कैसी आपने जिंदगी जी है, वही डिफाइन करता है कि आप उस चीज को टॉलरेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जैसे अमेरिकन यूजुअली इंडिया आते हैं तो बड़ी जल्दी उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, यहाँ का पानी सूट नहीं करता, बट हम लोग अडेप्ट कर चुके हैं वहाँ पे। तो सेम चीज है। और दूसरा क्या है, वो लोग मेडिटेशन बहुत करते थे, उनके सोने उठने का टाइम बहुत अच्छा था, सनसेट पे सो जाना, सनराइज पे उठ जाना। अच्छा। हम लोग आजकल उल्टा करते हैं, हम लोग सनराइज पे तो सोते हैं और सनसेट पे जाके उठते हैं। तो वो भी बहुत, स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर पानी कितना पीते हो आप, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज ध्यान लगाते थे वो लोग, जैसे ना मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन के कई स्टेप्स होते हैं, एक लैडर होती है जिसमें आप ये मान के चलो कि पहले आप अपनी बॉडी के पोस्चर को करेक्ट करते हो कि मैंने बैठना कैसे, उसके बाद अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल लेकर आते हो, आपकी ब्रीदिंग अच्छी हो और उस पर कंट्रोल आए, सांस लंबे समय तक रोक पाओ आप। उसके बाद आता है फाइनली आपके इमोशंस पे कंट्रोल लाना, है ना, कि आप अगर बैठे हुए हो तो आप किसी और चीज के बारे में नहीं सोचो, आपका मन कहीं और ना जाए, आपको आसपास की आवाजें ना सुनाई दे। ऐसे ऐसे करके लास्ट जो उसका स्टेज होता है वो होता है समाधि। समाधि का मतलब होता है कि आप बस ऐसे होके बैठ गए, जिससे पुराने जमाने, जिससे एनिमल्स भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसे हाइबरनेशन बोलते हैं। हाइबरनेशन एक ऐसी स्टेज होती है जहां आप सिर्फ, आपकी सांसें चल रही है, यू आर टेकिंग ब्रेथ्स, पर आपकी बॉडी का कोई भी सेल एक तरीके से उम्र में बढ़ नहीं रहा है। अच्छा। वो हाइबरनेशन होता है। वो अगर हम इसको लिंक करें तो पुराने ज़माने में जो हम ऐसा जैसा बुक्स में पढ़ते हैं, तो वो जो हमारे साधु संत जब समाधि लेते थे ना, तो ये वो वाली चीज़ है। तो समाधि प्रोबेबली इज द ओनली थिंग जो हमारी एज को रोक सकती है, वहाँ पे पॉज लगा सकती है। और जब हम समाधि तोड़ेंगे तो वहाँ से हमारी एज वहीं से शुरू हो जाएगी। बट सो फार एट प्रेजेंट सिनारियो ये कोई नहीं प्रैक्टिस करता है और ये शायद नहीं प्रैक्टिस हो रहा है। बिल्कुल, ये सारी वैसे है भी डिफिकल्ट आज के समय में। तो आप हमें आसान कोई भी ऐसी 5 टिप्स दे दीजिए जो अर्ली एजिंग को रोक दें और करने में भी आसान हो, वैसे कोई 5 अगर टिप्स। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ जो लिटरली प्रैक्टिकल है और आप कर सकते हो, और उनमें से मैक्सिमम चीजें मैं भी फॉलो करती हूँ। और जब लोग ये सुनेंगे नहीं नहीं ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, आप करिए, बहुत दुनिया कर रही है। पहले तो अल्कोहल और स्मोक का नाम भी मत लो। अच्छा। ये तो आप छोड़ ही दो, आप ये सोचो कि आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। और आजकल के यंगस्टर्स ये सुन के ना एकदम पैनिक कर जाते हैं कि नहीं थोड़ा तो अल्कोहल चलता है ना। अब वो मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि मैम अच्छा कितना अल्कोहल अलाउड है, कितने से मेरी बॉडी पे इफेक्ट नहीं आएगा, कितना भी नहीं अलाउड है, 0%। सो मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ 0% अल्कोहल, 0% स्मोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आप जो है अपना पानी का कंटेंट बहुत अच्छा लगो। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतनी अच्छी आपकी स्किन, हेयर और अंदर के बॉडी ऑर्गन्स की क्वालिटी होगी। अच्छा। आपको अपने किडनी को डिटॉक्सिफाई करना है, टेक लॉट्स ऑफ वाटर। आपको अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करना है, बहुत सारा पानी पियो। अपनी हेल्थ, स्किन को अच्छा बनाना है, बहुत सारा पानी पियो, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डाइट। डाइट में प्राइमरीली मतलब मैं हमेशा 70-30 का रेशो देती हूँ कि जो लोग, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर खाते हो तो कीप इट अ 70-30 रेशो, 70% वेजिटेरियन, 30% नॉन वेजिटेरियन आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद आपने वो खाना कैसे बनाए, कुकिंग स्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। तो जितना कम से कम घी और तेल में आप खाना बनाएं, जितना ज्यादा स्टीम आप लोगे, जितना कम मिर्च मसाले यूज करोगे, जितना कम डीप फ्राइड यूज करोगे, सॉल्ट कम, शुगर कम, उतना आपके लिए अच्छा है। एंड 5 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब देखो क्या होता है ना कि ऐसा किसी की लाइफ में नहीं है जिसको किसी बात का स्ट्रेस ना हो। ऑफिस का होगा, रिलेशनशिप का होगा, बच्चे का होगा, हस्बैंड का होगा, माँ बाप का होगा, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है। बट आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसमें पहला स्टेप होता है नींद। स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी बॉडी को रिपेयर होने का समय चाहिए, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, जो भी आपने टाइम सेट किया, फॉर एग्जाम्पल 8 o'clock इन द नाइट, 10 o'clock इन द नाइट, उतने ही बजे सो, उतने ही बजे उठो। उसके बाद आप अपने
शरीर को कोई ना कोई ऐसा साधन दो जिससे वो अपने आप को एक तरीके से स्ट्रेस फ्री फील कर पाए। मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रीदिंग कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, जिम करते हो तो जिम भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो ये कुछ चीजें कर लोगे ना तो आप आपकी ठीक ठाक उम्र के साथ, ठीक ठाक स्किन और हेयर क्वालिटी के साथ आपकी जिंदगी निकल जाएगी। अच्छा, एक फिल्म में डायलॉग भी है राजेश खन्ना की कि बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से लोगों को वो चीज़ भी अप्लाई करनी चाहिए और इस मतलब बेफालतू की चीज़ों में अपना समय और पैसा व्यर्थ ना करके शायद उनको इन डाइट्स के थ्रू कि आप फॉलो कर लें और थोड़े सा ठीक है भाई, आप धीरे धीरे औरों के कंपैरिजन में लेट बुढ़ाएगा। और बजाय इसके कि आप अपने ही बच्चे का से खून मांग रहे हो कहीं पे और ये कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो उस हिसाब से नहीं जाना चाहिए। और उसके अलावा जो आजकल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो फेमस सेलिब्रिटी होते हैं, कोई अपने लिप्स का अपना ऑपरेशन करवा लेता है इंडस्ट्री में बने रहने के लिए, जैसे अपने माइकल जैक्सन का भी अभी एग्जांपल दिया था। उसके अलावा कोई हेयर ट्रांसप्लांट या फिर विग लगा लेता है मतलब यंग दिखने के लिए, या फिर पूरी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है, ठीक है, और अपने अपने और भी बॉडी पार्ट्स की वजह से सर्जरी वगैरह करवा लेता है और बाद में फिर बेढंगा सा शरीर हो जाता है, पूरा चेहरा वगैरह। तो ये कितनी सही होती है और क्या इनका आगे फ्यूचर है, क्या कैसे है इनका? देखो, कॉस्मेटिक सर्जरीज आजकल बहुत चलन में है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आजकल तो नॉर्मल लोग भी यहाँ पे फिलर्स लगा के लिप्स पे फिलर्स, तो मतलब वो बहुत ही कॉमन कल्चर हो गया है। देखो, ये नेचुरल तो नहीं है, ये तो बात ऑब्वियस है। और इंसान ये चाहता है कि मैं हमेशा यंग दिखूं। जितने भी हीरो हीरोइंस आप देख रहे हो ना, जो आपको लग रहा है नो फिल्टर पिक्चर है, आई बेट यू वो नो फिल्टर पिक्चर नहीं है। उसमें भी 4 फिल्टर्स लगे होंगे, एक बेसिक लगा होगा फेस पे फाउंडेशन, मतलब वो जरूर वो लगाते ही लगाते हैं। अच्छा। तो जब मैं ना आजकल की जनरेशन को सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो सच नहीं है, वो सच नहीं है। बहुत सारे डेंटिंग, पेस्टिंग, क्लीनिंग और वो सब चल रहा है उस शक्ल को दिखाने के लिए जो आप एज नो फिलर्स देख रहे हो। और रही बात कॉस्मेटिक सर्जरीज की, तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप कोई भी सर्जरी कराते हो तो किसी ने भी आपके शरीर को छेड़ा है, उसके बाद आपको एंटीबायोटिक भी खाना पड़ेगा। रेकरेंट यूज ऑफ पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स डैमेजेस योर स्किन एंड किडनी। तो अपने फेस को सुधारने के लिए अपने अंदर के ऑर्गन्स को खराब नहीं करो। और अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और भगवान ने आपको जैसा दिया है आप वैसे ही रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे हीरो हीरोइंस हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, आई वुड से डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जो शायद बहुत गुड लुकिंग ना हो लेकिन वो भी बहुत पैसा कमा रहे हैं और शायद एक बहुत अच्छी जिंदगी भी जी रहे हैं। तो आपकी शक्ल सब कुछ डिफाइन नहीं करती है। यस, इट इज इम्पोर्टेंट, आपको खुद में कॉन्फिडेंस फील हो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट्स इम्पोर्टेंट। आपके अंदर के ऑर्गन्स भी बहुत कुछ कहना और बोलना चाहते हैं, उन्हें भी सुनिए। बिल्कुल। और इसमें एक महाभारत का एक मैं आपको एक किस्सा भी सुनाना चाहता हूँ और उसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट का फिर एंड भी करता हूँ और आप भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी मजा आएगा। और ये खास करके जो एजिंग के ऊपर ही है, मतलब बुढ़ापे के ऊपर ही है। पहले के समय में एक राजा हुए ययाति करके, और कृष्ण भी उनके ही वंशज हैं और जो पांडव हैं वो भी उन्हीं के ही हैं। तो ययाति की जो शादी हुई वो शुक्राचार्य की बेटी से हुई थी जिनका नाम था देवयानी, और उन्हीं की एक फ्रेंड थी जो बाद में उनकी दासी बन गई थी, शर्मिष्ठा। तो वो शादी के टाइम पे उन्हीं के साथ चली गई। तो शुक्राचार्य ने कहा था ययाति को कि तुम जो ये मैं इसके साथ भेज रहा हूँ, इसकी फ्रेंड शर्मिष्ठा, इसके साथ कभी अकेले में बात मत करना। लेकिन ययाति का कुछ ऐसा हुआ कि शर्मिष्ठा ने उन्हें शादी के लिए बोला कि आप भी मुझसे विवाह कर लीजिए। तो बाद में उनसे विवाह कर लेते हैं ययाति। तो इससे जो देवयानी थी उनको बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि आपने मेरी पिताजी की आज्ञा का अवहेलना करी है, तो अभी मैं शिकायत करती हूँ। तो शुक्राचार्य उन्हें श्राप दे देते हैं कि अभी के अभी तुम बूढ़े हो जाओ, ऐसा घोर बुढ़ापा तुम्हारे अंदर आ जाए कि तुम चल फिर भी ढंग से ना पाओ। तब फिर वो उनसे माफ़ी मांगने लग जाते हैं कि ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे कि मेरी मतलब जवानी वापस आ जाए, अभी तो मैंने जी भी नहीं है जिंदगी। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो 5 पुत्र हैं, यानी कि 2 देवयानी से 3 शर्मिष्ठा से, अगर उनमें से कोई एक अगर तुम्हें जवानी दे दे तो तुम दोबारा जवान हो जाओगे। तो सबसे पहले वो अपने चारों बड़े पुत्रों को बुलाते हैं बारी बारी करके और सबसे भाई जो कि जवानी दे दो थोड़े साल के लिए और बाद में मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूंगा। तो 4 जो उसके बड़े बेटे थे मना कर दिया। 5वां था पुरु। जब उनको बोला कि मुझे 500 साल के लिए अपनी भाई जवानी दे दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत हजारों साल तक उम्र होती थी, तब पुरु एग्री कर जाता है कि ठीक है। तब पुरु से कोई पूछता है कि आपने एग्री कैसे कर दिया कि आपकी जवानी? बोला कि जो ये डिजायर्स होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती हैं और अभी जवानी के टाइम पे अगर मैंने डिजायर्स पे काबू नहीं किया ना
तो आगे चल के तो मेरा क्या ही हाल होगा। तो वो लिटरली फिर जो उसका बेटा होता है पुरु, वो बूढ़ा हो जाता है और ययाति जवानी अपनी व्यतीत करता है अपनी पत्नियों के साथ। जब 500 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वो 500 वर्ष के बाद दोबारा जाता है कि मुझे अभी कुछ टाइम और जवानी में रहना है। धीरे 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 उसको एक चीज पता चली कि जो ये जवानी है ना, इसका कोई एंड नहीं है। जो हमारी डिजायर्स है ना, इसका कोई एंड नहीं है। और लास्ट में फिर उन्होंने एक श्लोक बोला था, और जो वो श्लोक है इस तरीके से, भागो न भुक्ता वैमेव भक्ता, तपम न तपते वैमेव तपता, और कालो न यातो वैमेव याता, और तृष्णा न जीर्णा वैमेव तृष्णा। यानी कि जो भागो न भुक्ता, यानी कि जो हम अपनी लाइफ में भोग रहे हैं, एक्चुअल में हमने उन्हें नहीं भोगा, उन भोगों ने ही हमें भोग लिया है। और कालों ने यातो, यानी कि जो काल जिसमें हम जी रहे हैं, एट लास्ट में काल ने ही हमें ग्रास बना लिया। और तपो न तपतम वैमेव तपता, यानी जो हम तप कर रहे थे उससे हुआ क्या, आखिरी में हम ही तप गए। और तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, यानी कि तृष्णा यानी कि डिजायर, वो कभी जीर्ण हुई नहीं, यानी कि खत्म हुई नहीं, वो तो बढ़ती चलेगी। आज हमारे पास साइकिल है, कल को हमारे पास स्कूटर हो जाए, कल को हमारे पास गाड़ी हो जाए, फिर बंगले हो जाए। तो उसने क्या करा जवानी में, मतलब अभी और जी लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, चाहे वो सेक्सुअल डिजायर हो, चाहे वो भौतिक मानसिक कैसी भी डिजायर हो। तो तृष्णो न जीर्णा, इतना अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कि तृष्णो न जीर्णा वैमेव जीर्णा, कि मेरी डिजायर जीर्ण नहीं हुई, डिजायर खत्म नहीं हुई, लास्ट में मेरे को ही खत्म होना पड़ रहा है। और अपने बेटे को बुलाकर वो अपनी जवानी से वापस कर देता है और खुद फिर अपने बूढ़ा होकर के अपने स्वर्ग लोक चला जाता है। तो एट लास्ट अगर वही ये चीज 500,000 साल जीने के बाद भी अगर वो बता के यही गए हैं कि डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती, तो अपनी जो अभी फिलहाल जो भी आपकी अवस्था है, बुढ़ापा है, जवानी जो भी है, उसको उसी हिसाब से उसमें खुश रहना सीखिए और एक ईश्वर के आशीर्वाद के साथ उसको एक्सेप्ट कीजिए। खामखा में अपना पैसा और समय ना गवाइए, क्योंकि इससे होगा कुछ नहीं, मरना एक दिन सभी को है। तो डॉक्टर नेहा, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी ने हमें सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले पॉडकास्ट में अगर आप किसी को कोई भी क्वेश्चन देना हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।